आर्मी का वो हिस्सा जो डायरेक्टली बैटल फील्ड पे एनिमी को एंगेज करता है उसको इन्फेंट्री कहते हैं। इसके कुछ अलग अलग नाम हैं। कुछ लोग इसको एक्टिव कॉम्बैट ट्रूप्स कहते हैं, कुछ लोग फुट सोल्जर्स कहते हैं, कुछ बूट्स ऑन द ग्राउंड कहते हैं। इन्फेंट्री के जितने भी रोल्स वो प्ले करते हैं इसमें से दो मेन रोल्स हैं। एक, किसी एनिमी टेरिटरी को, किसी एनिमी पोजीशन को अटैक करके उसको कैप्चर करना, और दूसरा रोल होता है डिफेंसिव, जहाँ पे आपके पास एक पोजीशन है, आपकी इन्फेंट्री यूनिट का काम होगा उस पोजीशन को एनिमी अटैक से डिफेंड करना। जब से इंसानों ने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लड़ाई करना शुरू किया है, यानी बैटल फील्ड पे या बड़ी बड़ी आर्मीज को यूज करके लड़ना शुरू किया है, तब से इन्फेंट्री का रोल लड़ाई में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, गन पाउडर आया, वेपन्स आए, बैटल फील्ड चेंज होने लगी, तो आर्मी के अंदर जो बाकी हिस्से होते हैं, जैसे कैवलरी हो गया जो घुड़सवारी वाला काम करते हैं, उनका रोल खत्म हो गया। फिर आर्चर्स हैं, उनका रोल खत्म हो गया। पर इन्फेंट्री पहले भी थी और आज मॉडर्न आर्मीज में भी हमेशा होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 20th सेंचुरी में, खास करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, दुनिया भर की इन्फेंट्री यूनिट्स जनरली किस तरह मनूवर करती थी, कौन से वेपन्स यूज करती थी, और अपने टारगेट की तरफ मूव करने के लिए कौन कौन से फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करती थी। कहानी शुरू होती है एक स्क्वाड से। जब एक देश की आर्मी किसी दूसरे देश पे हमला करती है तो इसमें कई बार हजारों लाखों सोल्जर्स इस्तेमाल होते हैं। अब इन सारे सोल्जर्स को आपको अगर ऑर्गेनाइज करना है तो आपको उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो एक इन्फेंट्री की जो सबसे छोटी यूनिट है, जिसमें सबसे कम सोल्जर्स होते हैं, उसको एक स्क्वाड कहते हैं। तो एक स्क्वाड के अंदर जनरली 20th सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं, 8 से 12 सोल्जर्स होते थे। और स्क्वाड को अलग अलग नाम से जानते हैं। यूएस में स्क्वाड कहते हैं, इंडिया में सेक्शन कहते हैं, ब्रिटेन में सेक्शन कहते हैं, कहीं पे ग्रुप कहते हैं। और इस स्क्वाड का लीडर जनरली एक सार्जेंट रैंक का या इंडिया में हवलदार रैंक का होता है। 2-3 स्क्वाड्स आपने मिला दिए तो एक प्लाटून बनता है, और एक प्लाटून का कमांडर जनरली एक ऑफिसर होता है, लेफ्टिनेंट या कैप्टन रैंक का। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने सेविंग प्राइवेट रैन मूवी देखी है तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि 8 बंदों की एक यूनिट है जो रैन को ढूंढने के लिए निकली है। तो जो 8 बंदे हैं, इनके ग्रुप को आप स्क्वाड कह सकते हो। और स्क्वाड का लीडर था एक ऑफिसर, कैप्टन मिलर, और उसका सेकंड इन कमांड यानी सेकंड सीनियर मोस्ट बंदा उस स्क्वाड का था सार्जेंट हॉर्वेथ। तो देखिए, टॉप मोस्ट बंदा एक ऑफिसर है, उसके नीचे वाला बंदा सार्जेंट या हवलदार रैंक का है। तो ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक तरह से एक स्ट्रक्चर बता दिया कि इन्फेंट्री किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है। अब हम बात करते हैं इन्फेंट्री यूनिट्स मूव कैसे करती हैं। मान लीजिए कि आप एक प्लाटून के कमांडर हैं और आपका रैंक है कैप्टन। आपके पास है 3 स्क्वाड्स और हर स्क्वाड में मान लीजिए 12 बंदे हैं। तो 3 स्क्वाड मिला के आपके प्लाटून में कितने बंदे हो गए? 36। इन 36 लोगों को आपको लेके जाना है 5 किलोमीटर दूर एक पोजीशन को कैप्चर करने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई मोटराइज व्हीकल नहीं है और आपको ऑन फुट मार्च करना है। तो ये 36 लोगों को, ये काफ़ी लोग हैं, और आपको, अगर आप एनिमी टेरिटरी में हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप सेफली इन सारे बंदों को अटैकिंग पोजीशन पे लेके जा सको। तो इन 36 बंदों को आप 3 स्क्वाड में डिवाइड करोगे और उनका जो मार्चिंग का तरीका होगा वो सेट होता है। कुछ टिपिकल फॉर्मेशन होते हैं जिसमें इन्फेंट्री यूनिट्स मार्च करती हैं। उसमें से एक फॉर्मेशन होता है लाइन फॉर्मेशन, जिसको स्कर्मिश लाइन भी कहते हैं। इसमें एक स्क्वाड के सारे मेंबर्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सीधे सीधे चलते हैं। इसका एक सीधा फायदा यह है कि आप बहुत लंबा, बहुत वाइड ग्राउंड को कवर कर सकते हो मार्च करते समय। पर इसका एक बहुत ऑब्वियस नुकसान क्या है कि आपने सारे सोल्जर्स को एक्सपोज कर दिया एनिमी से। अगर आपके एनिमी ने आपको स्पॉट कर लिया तो पूरी लाइन को देख सकता है और एक साथ आप पे फायर कर सकता है। दूसरा एक तरीका होता है कॉलम फॉर्मेशन, जिसमें आपके सारे स्क्वाड ए, बी, सी, ये तीनों लाइन में चलते हैं एक के पीछे एक। इसका फायदा क्या है? इसमें आपके जो इंडिविजुअल सोल्जर्स हैं उनको मैनूवर करने का ज़्यादा मौका मिलता है। मतलब अगर उन्होंने देखा कि सामने से फायर आ रहा है तो पीछे के सोल्जर्स लेफ्ट राइट मूव करके कवर ढूंढ सकते हैं। पर इस फॉर्मेशन का एक ड्रॉबैक क्या है? वो ये है कि अगर आप लाइन में चल रहे हो तो आप बहुत सारा एरिया कवर नहीं कर सकते फायर करके, जो आप एक स्कर्मिश लाइन में कर सकते थे। अगला एक कॉमन फॉर्मेशन है वी फॉर्मेशन, जिसको वेज फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसमें एक स्क्वाड सबसे आगे चलता है और बाकी 2 स्क्वाड उसके एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे चलते हैं। इसका फायदा क्या है कि आपका जो सबसे आगे वाला स्क्वाड है सिर्फ वही एनिमी से एक्सपोज रहेगा, और बाकी जो 2 स्क्वाड हैं वो आपके फ्लैंक्स को कवर करेंगे। यानी अगर साइड से कोई हमला होने वाला है तो ये आपके 2 बाकी के स्क्वाड कवर कर सकते हैं। एक अगला फॉर्मेशन है इन्वर्टेड वी फॉर्मेशन या इन्वर्टेड वेज। इसमें आपके 2 स्क्वाड आगे चलते हैं और एक स्क्वाड पीछे दोनों को कवर करते हुए चलता है। इसका फायदा यह है कि अगर आपके आगे के 2 स्क्वाड्स में से किसी ने भी रिपोर्ट किया कि आगे एनिमी एक्टिविटी है, तो जो पीछे वाला स्क्वाड है वो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकता है लेफ्ट या राइट स्क्वाड को सपोर्ट करने के लिए। अगला फॉर्मेशन है एशेलॉन फॉर्मेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये उतना कॉमन नहीं था, पर ये काम कैसे करता है वो देखिए। सबसे आगे जो स्क्वाड है उसको लीड स्क्वाड कहते हैं।
उसको आप स्क्वाड नंबर 1 मान लीजिए। जो सेकेंड स्क्वाड है वो आगे वाले से थोड़ा पीछे रहेगा और लेफ्ट या राइट साइड पर रहेगा, यानी एक तरह से ऑब्लिक या स्लैंटिंग पोजीशन पर रहेगा। फिर जो तीसरा स्क्वाड है वो सेकंड से थोड़ा और ऑब्लिक या स्लैंटिंग पोजीशन पर रहेगा। तो एक तरह से आपका एक स्लैंटिंग लाइन बन जाती है। इसका भी फायदा वही होता है कि आपके फ्लैंक्स को कवर करते हैं, और अगर आगे से या कहीं लेफ्ट साइड से फायर आता है तो जो पीछे वाले स्क्वाड्स हैं वो इजीली मनूवर कर सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा ये बहुत कॉमन नहीं था। पर इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ इन्फेंट्री के लिए नहीं, आप एयरफोर्स और नेवी में भी देखोगे शिप्स चल रही होती हैं एशेलॉन फॉर्मेशन में। कई बार प्लेन्स एशेलॉन फॉर्मेशन में चल रहे होते हैं और उसके बहुत अलग अलग कारण हैं। कई बार आप एशेलॉन फॉर्मेशन इसलिए बनाते हो ताकि आपका अटैक ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड हो। कई बार आप इसलिए बनाते हो क्योंकि एशेलॉन फॉर्मेशन में एयरप्लेन्स में फ्यूल कम लगता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है उसके पीछे। पर बहरहाल हम वापस इन्फेंट्री पे आते हैं। अगला फॉर्मेशन है डायमंड फॉर्मेशन या बॉक्स फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन के लिए आपको 4 स्क्वाड चाहिए, जिसको आप 4 अलग अलग कोनों में डाल दोगे और वो एक साथ मूव करते हैं, या एक डायमंड के शेप में डाल दोगे जिसमें सबसे आगे एक स्क्वाड, फिर पीछे 2 स्क्वाड और फिर लास्ट में एक स्क्वाड। ये तो हमने देख लिया कि एक इन्फेंट्री का प्लेटून अटैक करने के लिए मार्च कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल सोल्जर्स, मतलब जब वो स्क्वाड में मूव कर रहे होते हैं अटैक करने के लिए तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसा होता है। आपने हमेशा मूवीज में देखा होगा कि अगर आप एनिमी टेरिटरी पे आपको सोल्जर्स को दिखाना है और वो अटैक करने जा रहे हैं तो हमेशा एक डिस्टेंस बना के चलते हैं, साथ साथ नहीं चलते। उसका कारण ये है कि अगर आप एक ओपन स्पेस में चल रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना है। आप चाहते हो कि आपके सोल्जर्स मैक्सिमम एरिया को अपने नज़र में रखें और अटैक करने से बचें। आपने मूवीज में देखा होगा कि जब भी सोल्जर्स किसी ऐसी एरिया में चल रहे हैं जहाँ पे एनिमी एक्टिविटी है और अगर वो ओपन ग्राउंड पे चल रहे हैं, पहले तो कोशिश करेंगे कि ओपन ग्राउंड में ना चलें क्योंकि खतरा होता है, पर अगर चलना पड़ रहा है ओपन ग्राउंड में तो इंडिविजुअल सोल्जर्स के बीच में एक स्क्वाड के अंदर बहुत गैप होता है। तो मान लीजिए कि आपके स्क्वाड में 8 बंदे हैं तो काफ़ी दूर दूर चलेंगे, उसमें डिस्टेंस हो सकता है इंडिविजुअल सोल्जर्स के बीच में 8 से 10 मीटर का। पर अगर आपका टेरेन जंगल जैसा है या ऐसा टेरेन है जहाँ पे बहुत वेजिटेशन है, बहुत आपको आगे दिखाई नहीं पड़ रहा है, विजिबिलिटी कम है, तो आपके सोल्जर्स बहुत नज़दीक आ जाएंगे। अगर बहुत घना जंगल है जैसे वियतनाम की लड़ाइयों में था तो सोल्जर्स कई बार 2-2, 3-3 मीटर के गैप पे भी चलते थे। तो ये तो हमने देख लिया कि मूवमेंट कैसे होता है, इंडिविजुअल सोल्जर्स के बीच में स्पेसिंग कैसे होती है। इन सारे लोगों में जो स्क्वाड का कमांडर है या फिर प्लाटून का कमांडर है वो कहाँ रहता है। तो देखिए स्क्वाड के लेवल पे जहाँ पे 8 से 10 सोल्जर्स हैं, तो अगर आप एक कॉलम बना के चल रहे हो, लाइन से चल रहे हो, तो आपका जो स्क्वाड का जो कमांडर है जो कि जनरली सार्जेंट होता है, हवलदार, वो शुरू से तीसरे या चौथे नंबर पर रहेगा लाइन में। पर अगर आप एक स्कर्मिश लाइन बना के चल रहे हो तो उसमें आपका स्क्वाड का कमांडर रहेगा बिल्कुल सेंटर में ताकि दोनों तरफ वो देख सके। प्लाटून लेवल पे देखें जहाँ पे एक प्लाटून कमांडर के पास 3 स्क्वाड्स उसको मैनेज करने हैं, तो अगेन अगर तीनों स्क्वाड्स लाइन से चल रहे हैं तो प्लाटून कमांडर फर्स्ट स्क्वाड के बाद जनरली रहता है। अगर वो लाइन से चल रहे हैं तो अगर वो स्कर्मिश लाइन बना के चल रहे हैं चौड़े तरीके से तो जनरली आपका प्लाटून कमांडर रहता है बिल्कुल सेंटर में ताकि वो दोनों तरफ से सारे स्क्वाड्स को ऑब्जर्व कर सके। बाकी जितने भी फॉर्मेशन हमने डिस्कस किए, चाहे वो लाइन फॉर्मेशन है, कॉलम, इन्वर्टेड वी फॉर्मेशन, एशेलॉन, जितने भी फॉर्मेशन हैं, जनरली जो आपका प्लाटून कमांडर है वो किसी ऐसी पोजीशन पे रहेगा जहां पे उसको सारे स्क्वाड्स का मैक्सिमम विजिबिलिटी मिले ताकि वो जरूरत पड़ने पे उनको कमांड दे सके इफेक्टिवली। अब हम पहुंचते हैं इन्फेंट्री के अटैक टैक्टिक्स पे, यानी एक्चुअली इन्फेंट्री एनिमी को इंगेज कैसे करती थी। मूवीज में जनरली ये दिखाया जाता है कि आपका एनिमी सामने है तो आपके सोल्जर्स बहुत बहादुरी से उनको सामने से हमला कर रहे हैं क्योंकि वो वीरता का प्रदर्शन करना है उन लोग को। पर रियलिटी में ये बिल्कुल नहीं होता। फ्रंटल असॉल्ट जनरली हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होता है, यानी जब बाकी और कोई भी तरीका नहीं है तब फाइनली आपको फ्रंटल असॉल्ट करना पड़ता है। अदरवाइज आप हमेशा सामने से अटैक करने से बचते हो, जो कि पिक्चर में दिखाया जाता है कि सामने से अटैक करना बहादुरी की निशानी है। बट जनरली इन्फेंट्री अटैक्स हमेशा फ्लैंकिंग मैनूवर्स होते हैं या फिर रियर अटैक्स होते हैं। फ्लैंकिंग अटैक या फिर जिसको आउट फ्लैंकिंग भी कहते हैं, इसका मोटा मोटा मतलब ये होता है कि आप अपने एनिमी को सामने से हमला नहीं कर रहे हो, उसके साइड से आप उसको एंगेज कर रहे हो। ये फ्लैंकिंग अटैक्स या आउट फ्लैंकिंग इतनी पॉपुलर टैक्टिक क्यों है, क्यों ये इतनी इफेक्टिव है। मान लीजिए कि आप एक पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि आपके पोजीशन के पीछे जितना भी एरिया है वो आपके कंट्रोल में है, पर जो आगे वाला एरिया है एनिमी वहां से आ सकता है। परंतु अगर आपका दुश्मन बहुत चतुर है, एक अच्छा टैक्टिशियन है, तो फ्रंटल असॉल्ट नहीं करेगा, वो लेफ्ट या राइट साइड से फ्लैंकिंग अटैक्स करेगा। और ऐसी सिचुएशन में आपको ऑन द स्पॉट अपने सारे गन्स को, अपने सारे ट्रूप्स को फ्लैंक्स की तरफ भेजना पड़ेगा।
जो कि सुनने से तो उतना मुश्किल नहीं लगता कि हाँ अगर आपके 10 बंदे हैं वो सामने मुंह करके बैठे हैं, उनको बोला अरे राइट साइड से राइट फ्लैंक पे अटैक आ रहा है तो आप राइट फ्लैंक पे चले जाओ, इतना आसान नहीं होता रियलिटी में। क्योंकि जब आप एक डिफेंसिव पोजीशन पे होते हो तो आपके पास बहुत सारे ट्रूप्स होते हैं, सारी गन्स सामने की तरफ होती हैं और कई बार ऐसी गन्स होती हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं। ऑन द स्पॉट आप उनको फ्लैंक्स की तरफ मूव नहीं कर सकते और इसी वजह से फ्लैंकिंग अटैक्स इतने कामयाब होते हैं। और इसी वजह से जो डिफेंडिंग फोर्सेस होती हैं उनको पता होता है कि फ्लैंक्स हमेशा हमारे वल्नरेबल रहेंगे, इसलिए फ्लैंक्स को कवर करने के लिए बहुत मेहनत की जाती है। हमेशा जो डिफेंसिव पोजीशन है उसको फ्लैंक्स को कवर करने के लिए वहां पे मोटी मोटी गन्स रखी जाती हैं ताकि अगर यहां से कोई हमला है तो उसको रोका जा सके। और ये फ्लैंकिंग अटैक्स की जो इफेक्टिवनेस है ये सिर्फ आज की बात नहीं है या वर्ल्ड वॉर 2 की बात नहीं है, आप बहुत पहले चले जाइए 216 BC में, यानी आज से 2000 साल से भी पहले एक बहुत फेमस बैटल हुआ था जिसको बैटल ऑफ कैने कहते हैं। इसमें एक साइड पे थी रोमन आर्मी और दूसरी साइड पे था हैनिबल अपनी आर्मी को लेके, और हैनिबल ने एक मजबूत रोमन आर्मी को चकनाचूर कर दिया था फ्लैंकिंग अटैक्स करके। हालांकि रोमन आर्मी इतनी पॉपुलर है कि उनके पास बहुत अच्छा इक्विपमेंट था, बहुत अच्छे ड्रिल्ड सोल्जर्स थे, बहुत डिसिप्लिन था उनमें, बहुत प्रैक्टिस की थी उन लोगों ने, पर ये सारी प्रैक्टिस उन्होंने की थी फ्रंटल लड़ाइयों के लिए। फ्लैंकिंग अटैक्स का उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, और जब हैनिबल ने दोनों फ्लैंक्स से उन पर हमला किया तो पूरी आर्मी को स्लॉटर कर दिया था। तो हमेशा से फ्लैंकिंग अटैक्स आपका सबसे बड़ा वेपन होते हैं एक इन्फेंट्री के असॉल्ट के दौरान। दूसरा और एक्चुअली ज्यादा इफेक्टिव होता है रियर अटैक, मतलब अपने दुश्मन की पोजीशन के पीछे से हमला करना। पर यह जनरली बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अगर आपका एनिमी सामने है तो किसी तरह फ्लैंक्स पे तो पहुंच सकते हो, पर पीछे जाना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से आप नोटिस करिए एयरबॉर्न इन्फेंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एयरबॉर्न इन्फेंट्री यानी जो सोल्जर्स आपके प्लेन से कूद के एनिमी लाइन के पीछे लैंड कर रहे हैं वो आपके एनिमी को पीछे से अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये वो इन्फेंट्री है जिसको आप पैराशूट से ड्रॉप करते हो एनिमी लाइन के पीछे, और वो इन्फेंट्री रियर से एनिमी पे हमला कर सकती है। तो या तो आपको फ्लैंकिंग अटैक्स करने हैं या फिर रियर वाले अटैक्स। फ्रंटल असॉल्ट आपका आखिरी रिजॉर्ट होता है और वो सिर्फ तब करते हो आप जब आपको पता है कि और कोई रास्ता नहीं है। तो ये तो हमने ऊपर से देख लिया कि एक इन्फेंट्री का प्लाटून अटैक कैसे करता है। अब हम आते हैं स्क्वाड लेवल पे। मान लीजिए कि एक स्क्वाड जिसमें 10 बंदे हैं, उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि सामने मशीन गन पोजीशन को डिस्ट्रॉय करना है। तो ये 10 बंदे एक साथ जाके सामने से या फ्लैंक्स पे हमला नहीं करेंगे, इसमें भी डिवाइड होता है। जनरली अगर 10 बंदों की टीम है, तो अगर मैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात करूं तो 10 में से 7 या 6 बंदे होते हैं राइफलमैन, यानी ऐसे लोग जिनका काम होता है चार्ज करना, और बाकी जो 3 बंदे रहते हैं वो मशीन गन ग्रुप का हिस्सा होते हैं। तो जो मशीन गन का ग्रुप है जिसमें 2 या 3 मेंबर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? एनिमी के ऊपर, एनिमी पोजीशन के ऊपर लगातार सप्रेसिंग फायर करना। अब ये सप्रेसिंग फायर क्या है? जब आपको पता होता है कि एनिमी की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन कहां पे है, पर आपको एनिमी एग्जैक्टली दिख नहीं रहा होता है, पर आपको पता है कि एनिमी वहीं पे है, कहीं छुपा हुआ है, नीचे उसने सर किया हुआ है, तो वहां पे आप लगातार फायर करते हो। इसको कहते हैं सप्रेसिंग फायर। सप्रेस करते हो एनिमी को ताकि वो अपना सर ऊपर उठा के आप पे फायर ना करे या आपकी जो राइफल वाले बंदे हैं उन पे फायर ना करे। जब तक आपका मशीन गन ग्रुप लगातार सप्रेसिंग फायर डालता रहता है एनिमी के ऊपर, उतने पीरियड में जो आपका राइफलमैन का ग्रुप है वो आगे बढ़ता रहता है। तो इस तरह की कंबाइंड टैक्टिक को फायर एंड मनूवर टैक्टिक कहते हैं। एक ग्रुप फायर कर रहा है और एक ग्रुप लगातार मनूवर कर रहा है। यहां पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे इस कॉन्वर्सेशन से रेलेवेंट भी है। एक यूएस का फॉर्मर नेवी सील है जिसका नाम जोको विलिंग है, वो बैठा है क्रिस प्रैट के साथ। क्रिस प्रैट आप जानते होंगे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में जिसने मेन रोल किया है, और टर्मिनल लिस्ट में है वो, 0-30 में उसका मेन रोल है। उस बंदे की उन सीन्स को जोको विलिंग रिव्यू कर रहा है जहां पे उसने ऐसे ही टैक्टिकल ऑपरेशंस दिखाए हैं जहां पे उसकी इन्फेंट्री यूनिट आगे जाके एनिमी को एंगेज कर रही है। उस वीडियो में एक छोटा सा पार्ट है जो मुझे बहुत मजेदार लगता है। वहां जोको विलिंग क्रिस प्रैट को बोल रहा है कि एक सीन में आपके बंदे ने सप्रेसिंग फायर के नाम पे एनिमी को मार ही दिया। तो ऐसा सप्रेसिंग फायर नहीं होता। सप्रेसिंग फायर आप तब करते हो जब आपको पता है कि एनिमी वहां पे है पर आपको एनिमी क्लियरली नहीं दिख रहा, तो आप वो फायर करते हो ताकि एनिमी अपनी पोजीशन से ऊपर उठ के आप पे फायर करने की कोशिश ना करे। तो वो होता है सप्रेसिंग फायर। अगर आपने एनिमी को डायरेक्टली मार ही दिया तो सप्रेसिंग फायर नहीं है। ये इतना छोटा सा डिटेल था, पर जोको विलिंग ने उसको पॉइंट आउट किया क्योंकि उस बंदे ने एक्चुअली सर्व किया है और उसको पता है कि सारी चीजें क्या होती हैं। पर जब मूवीज में दिखाते हैं तो हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते। तो जैसे मैंने कहा, फायर एंड मनूवर होता है। एक ग्रुप आपका मशीन गन फायर करता है और जो बाकी बंदे हैं वो आगे मनूवर करते हैं। तो जो राइफलमैन का ग्रुप है जो आगे मनूवर कर रहा है, वो भी 7 के 7 बंदे एक साथ आगे नहीं बढ़ते, ये भी मूव करते हैं पेयर्स में। तो 2 बंदे कवर फायर देंगे और 2 बंदे आगे मूव करेंगे।
फिर जब वो आगे मूव कर चुके हैं वो वहाँ रुक के कवर फायर देंगे और बाकी 2 बंदे आगे मूव करेंगे। अच्छा, एक कवर फायर क्या होता है, बहुत आपने मूवी में सुना होगा। कवर फायर भी एक तरह का सप्रेसिंग फायर होता है, और इसमें ये आप तब देते हो जब आपको पता है कि आपका साथी कहीं मूव कर रहा है, कवर से बाहर निकल के एक्सपोज पोजिशन में मूव कर रहा है, और आप चाहते हो कि एनिमी आपके साथी पे फायर ना करे, तो एनिमी को एंगेज करने के लिए आप उसके ऊपर फायर करते हो ताकि वो अपना सर नीचे रखे। ये कवरिंग फायर वाला सीन आपने उरी मूवी में भी देखा होगा। तो ये हमने देखा कि स्क्वाड लेवल पे क्या होता है। आप इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, प्लाटून लेवल पे एग्जैक्टली सेम चीज होती है। एक स्क्वाड आपका पीछे रह के सप्रेसिंग फायर देता है और 2 स्क्वाड्स आगे मूव करते हैं एनिमी को एंगेज करने के लिए। अब हम आते हैं इन्फेंट्री के हथियारों के ऊपर। वो कौन कौन से वेपन्स थे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते थे ऐसे छोटे छोटे अटैक्स में। इन्फेंट्री स्क्वाड्स का सबसे बेसिक वेपन होता है एक राइफल, और हर मेंबर के पास एक राइफल होती है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बोल्ट एक्शन राइफल्स सबसे ज्यादा कॉमन थी। ये उस तरह की राइफल्स होती हैं जिसमें आप एक बार फायर करते हो ट्रिगर दबा के, फिर लोड करते हो, फिर फायर करते हो, फिर लोड करते हो, तो हर फायर के बाद आपको लोड करना पड़ता है। इसका फायदा यह है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये वेपन बहुत रिलायबल होता है क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं। पर दूसरा एक जो बहुत कॉमन वेपन है जो स्पेशली यूएस इन्फेंट्री यूज करती थी, वो था सेमी ऑटोमेटिक राइफल। इसमें आप एक बार फायर करते हो, अगला फायर करने से पहले आपको लोड नहीं करना पड़ता। आप तब तक एक एक करके फायर कर सकते हो जब तक आपका पूरा जो मैगजीन है वो खाली नहीं होता। तो यूएस इन्फेंट्री जो सबसे ज्यादा जो राइफल इस्तेमाल करती थी सेमी ऑटोमेटिक, उसका नाम था M1 Garand। सेविंग प्राइवेट रायन में और बैंड ऑफ ब्रदर्स में जो राइफल्स आप देखोगे, ज्यादातर लोगों के पास M1 Garand ही है। और उसमें आप देखोगे कि जो मैगजीन पड़ती है उसमें 8 राउंड आते हैं। तो आप जब एक मैगजीन डालोगे तो आप 8 बार फायर कर सकते हो, उसके बाद आपको मैगजीन चेंज करनी पड़ती है। इसी वॉर में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फोर्सेस जो राइफल यूज करती थी वो भी बोल्ट एक्शन थी, और उसमें 10 राउंड बैठते थे। यानी एक बार आपने मैगजीन डाली, 10 बार फायर करोगे, उसके बाद आपको रीलोड करना पड़ेगा। बाकी आर्मीज की राइफल्स में जनरली 5 राउंड पड़ते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि बोल्ट एक्शन राइफल सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है, पर इसमें फायर करने में टाइम लगता है क्योंकि एक बार फायर करने के बाद आपको फिर से लोड करना पड़ता है। तो अगर एक बहुत एक्सपीरियंस्ड वेटरन है तो उसको 1 मिनट में वो 8 से 10 राउंड फायर कर सकता है। पर आप इमेजिन करिए, आपके पास अगर पूरा प्लाटून है जिसमें 40 बंदे हैं, उसमें से 30 बंदे आपके मान लीजिए राइफलमैन हैं, तो 30 बंदे अगर लगातार फायर कर रहे हैं तो आप एनिमी पोजीशन को कितनी बुरी तरह सप्रेस कर सकते हो। इसी वजह से एक बहुत ही रोचक बात है इन्फेंट्री के बारे में जो जनरली लोग रियलाइज नहीं करते। मूवीज में हम देखते हैं कि जब इन्फेंट्री के सोल्जर्स मूव करते हैं तो वो फायर कर रहे हैं तो सामने एक बंदा गिर रहा है। ये इतना आसान नहीं होता। इन्फेंट्री का इंडिविजुअल सोल्जर जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा निशाना लगा सके, पर यह जरूरी है कि वो फायर जब करता है तो एनिमी अपनी पोजीशन से डक करता है, वो बचने की कोशिश करता है। और इन्फेंट्री का एक बहुत बड़ा रोल यही होता है, एनिमी को सप्रेस करना, उसकी फायरिंग कैपेबिलिटी को डिमिनिश करना, ताकि बाकी फोर्स आगे मूव कर सके। ये जो फायर एंड मैनूवर वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत दिलचस्प है। हम जैसे पिक्चर में देखते हैं वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। राइफल्स में कई बार बेयोनेट्स भी लगे होते हैं। बेयोनेट्स एक तरह का आप कह लीजिए छुरी या एक खंजर होता है जो गन के आगे के हिस्से में लगा रहता है, और ये आप यूज करते हो क्लोज कॉम्बैट के दौरान। यानी जब आपको पता है कि आप एनिमी के इतने नजदीक आ चुके हो कि आप उसको डायरेक्टली फिजिकली हमला कर सकते हो, तब आप बेयोनेट्स लगाते हो। हालांकि वेस्टर्न फ्रंट पे इन्फेंट्री असॉल्ट्स में ये उतने यूज नहीं होते थे, पर सोवियत और जापानीज आर्मी में डॉक्ट्रिन था कि किसी भी इन्फेंट्री अटैक के दौरान उनकी राइफल्स पे बेयोनेट लगे रहते थे। अगला इन्फेंट्री असॉल्ट वेपन है सब मशीन गन। अगेन ये वेस्टर्न फ्रंट पे उतनी कॉमन नहीं थी, पर सोवियत आर्मी के प्लेटून लीडर्स के पास जनरली सब मशीन गन होती थी। इस गन का फायदा ये था कि इसका रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब आपने एक बार ट्रिगर पे हाथ रखा तो तब तक बुलेट्स निकलेंगी जब तक पूरी मैगजीन खाली नहीं होती। पर इसका ड्रॉबैक ये था कि इनकी बुलेट्स बहुत छोटी थी, तो अगर आपका एनिमी किसी कवर के पीछे है, किसी बोरी के पीछे है, किसी बैग के पीछे है, तो बुलेट्स उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इन्फेंट्री असॉल्ट वेपन है LMG यानी लाइट मशीन गन। ये वेपन यूएस के इन्फेंट्री स्क्वाड में बहुत कॉमन था। जो सबसे कॉमन LMG थी उनके पास, उसका नाम BAR था, और इसमें 12 राउंड आते थे। ब्रिटिश और जापानीज LMGs में भी 30 राउंड आते थे। सोवियत LMG में आते थे 47 और जर्मन LMGs में आते थे 50 राउंड्स। और उसमें एक और खास बात थी, इंडिविजुअल बेल्ट्स को आप ज्वाइन कर सकते थे, जिसकी वजह से आप अगर एक जर्मन LMG यूज कर रहे हो तो आपका रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा रहेगा, आप बहुत देर तक फायर कर सकते हो। तो इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 में जितनी भी इन्फेंट्री स्क्वाड्स थे किसी भी कंट्री के, उन सब में जर्मन की एक अलग जगह है, क्योंकि उनके पास जो LMG थी वो बहुत पावरफुल थी। ये बात हम कर रहे हैं स्क्वाड लेवल पे, पर अगर आप इसके ऊपर लेवल पे जाओ, प्लेटून और कंपनी लेवल पे, आपको एक हैवी मशीन गन भी मिलती थी। इसका फायदा ये था कि आप एक डेडिकेटेड पोजीशन पे लगातार बहुत देर तक फायर कर सकते हो और उसमें बड़े बड़े राउंड्स फायर कर सकते हो। पर नुकसान क्या था, हैवी मशीन गन पोर्टेबल नहीं होती थी। इसका मतलब अगर आप
इमीडिएटली या बहुत बिना किसी प्लानिंग के किसी टारगेट पे अटैक करने वाले हो तो हैवी मशीन गन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हैवी मशीन गन ज़्यादातर यूज होती थी एक प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड अटैक के लिए या फिर डिफेंसिव पर्पसेस के लिए। अगला बहुत ही कॉमन इन्फेंट्री असॉल्ट वेपन है हैंड ग्रेनेड्स। ये आपने पिक्चर में बहुत देखे होंगे। हर स्क्वाड के मेंबर के पास जनरली 2 से 4 हैंड ग्रेनेड होते थे और ये ग्रेनेड भी दो तरह के थे, एक था ऑफेंसिव एक था डिफेंसिव। जो ऑफेंसिव या अटैकिंग ग्रेनेड थे उनमें एक्सप्लोजन के बाद बहुत कम श्रापनल निकलता था। तो इससे ये था कि अगर आप खुद ग्राउंड के ऊपर हो और आप एक ऐसे एनिमी पे ग्रेनेड फेंक रहे हो जो ग्राउंड के ऊपर है, आप दोनों एक्सपोज हो, तो अगर उसमें से श्रापनल निकला तो आपको उतना रिस्क नहीं रहेगा, आप ग्राउंड के ऊपर रह के उसको यूज कर सकते हो। पर जो डिफेंसिव ग्रेनेड था वो एक्सप्लोड होने पे बहुत सारा श्रैपनल निकालता था। तो ये जनरली आप तब इस्तेमाल करते थे जब आप खुद एक डिफेंसिव पोजीशन में हो, यानी एक कंसील्ड पोजीशन में हो, एक ट्रेंच के अंदर हो, ताकि जब आप उसको फेंको तो उसके श्रैपनल को आपको लगने के चांस बिल्कुल भी ना हो। अलग अलग देश जो ग्रेनेड बना रहे थे उन्होंने उसमें सेटिंग ऐसी चेंज करके रखी थी कि किसी देश के ग्रेनेड को एक्सप्लोड करने में 3 सेकंड लगता था, किसी में 5 सेकंड, किसी में 4 सेकंड। एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो यूएस के ग्रेनेड को पिन निकालने के बाद एक्सप्लोड करने में 4 से 5 सेकंड लगते थे, ब्रिटिश ग्रेनेड को 4 सेकंड, सोवियत ग्रेनेड को 3.5 से 4.5 सेकंड और जर्मन ग्रेनेड्स को 4.5 सेकंड। ये जो अलग अलग टाइमिंग्स थी इसके कुछ नुकसान भी होते थे। कई बार ग्रेनेड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता था कि उसकी टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं थी। तो किसी सोल्जर ने अगर वो सोच रहा है कि वो ग्रेनेड फेंकने से पहले अपने हाथ में 2 सेकंड तक रखे ताकि जब वो फेंके तो वहाँ जाते ही एक्सप्लोड हो जाए, क्योंकि कई बार ये भी होता था ना कि आपने ग्रेनेड फेंका तो सामने वाले ने तुरंत उठा के वापस आपके पास फेंक दिया। ऐसा ना हो इसलिए कई बार सोल्जर्स पिन निकालने के बाद अपने हाथ में रखते थे ग्रेनेड को और 2 सेकंड के बाद फेंकते थे। पर अगर ग्रेनेड के मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी डिफेक्ट है तो ग्रेनेड आपके हाथ में एक्सप्लोड हो जाएगा और ऐसी इंजरीज होती थी। इसके अलावा राइफल ग्रेनेड भी थे जिसमें आप ग्रेनेड को एक राइफल से फायर करते थे। तो हैंड ग्रेनेड के कंपैरिजन में इसकी रेंज ज़्यादा थी, लगभग 80 से 100 मीटर के बीच में। फिर इन्फेंट्री स्क्वाड्स के पास एंटी टैंक वेपन्स भी होते थे, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, एक था बजूका और एक पैंजर फर्स्ट जो कि जर्मनी का था। ये आर्मर के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव थे पर वुडन चीज़ों के खिलाफ या फिर कॉन्क्रीट के खिलाफ उतने इफेक्टिव नहीं थे। अगला इन्फेंट्री के असॉल्ट का वेपन है मोटर। मोटर जनरली स्क्वाड्स को नहीं मिलता, वो प्लाटून या फिर कंपनी लेवल पे लोगों को दिया जाता है और ये तब यूज होता है जब आपको पता है कि आप एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लान अटैक करने वाले हो। जैसे एक आर्टिलरी गन होती है, वो एक फिक्स पोजीशन से जब फायर करते हैं तो उनके शेल्स एनिमी के बहुत सारे एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मोटर एग्जैक्टली वही काम करता है पर बहुत छोटे स्केल पे। इसका फ़ायदा ये है कि पोर्टेबल होता है, तो 2 लोग इसको लेके चल सकते हैं, फायर कर सकते हैं। तो अगर आपको लगातार मूव करते हुए आपको आर्टिलरी फायर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो मोटर आपका काम कर सकते हैं। पर मोटर्स जनरली इंडिविजुअल स्क्वाड्स को नहीं मिलते थे, पर जब कंपनी एक साथ मूव कर रही है यानी बहुत सारे स्क्वाड्स मूव कर रहे हैं तब मोटर्स इस्तेमाल होते थे। इन्फेंट्री असॉल्ट का इस लिस्ट का आखिरी वेपन है फ्लेम थ्रोअर। आपने बहुत सारी मूवीज में फ्लेम थ्रोज इस तरह इस्तेमाल होते हुए देखे होंगे। सोल्जर के पास पीछे एक बड़ा सा सेटअप रहता है जो काफ़ी भारी होता है, एक्चुअली 35 से 40 किलो की रेंज में उसका वजन होता है, और जब वो फायर करता है तो एक बड़ी सी आँख की लपट निकलती है जो कि आपकी एक फिक्स पोजीशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये पैसिफिक थिएटर में यूएस इन्फेंट्री ने बहुत कॉमनली यूज़ किया था। और इंडिविजुअल फ्लेम थ्रोज जिसको एक सोल्जर कैरी कर रहा है उसमें कुछ लिमिटेशंस थे। पहली चीज़ है कि इसकी रेंज सिर्फ 15-20 मीटर की थी और इसको बहुत देर तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। एक तो बहुत गर्म होते थे और दूसरा इसमें फ्यूल बहुत तेज़ी से खर्चा होता था। तो इसका एक अपग्रेडेड वर्जन था टैंक वाला फ्लेम थ्रोअर। टैंक्स वाले फ्लेम थ्रोअर्स के बारे में मुझे उतना पता नहीं था क्योंकि मैंने मूवीज़ डॉक्यूमेंट्रीज में जनरली नहीं देखे थे, पर जब मैंने किताब पढ़ी तब मुझे पता चला कि टैंक्स के जो मशीन गन टरेट्स होते थे उसमें फ्लेम थ्रोअर को फिट करते थे और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा थी, लगभग 100 मीटर तक ये फ्लेम थ्रोअर फायर करते थे। और इसका एक और फायदा क्या था, जो इंडिविजुअल फ्लेम थ्रोअर है उसमें जो सोल्जर उस फ्लेम थ्रोअर को यूज़ कर रहा है वो खुद एनिमी फायर के प्रति वल्नरेबल होता है, यानी उस पर भी आप हमला कर सकते हो, वो सोल्जर प्रोटेक्टेड नहीं है। पर टैंक का फायदा क्या है, जो अंदर से इसको ऑपरेट कर रहा है फ्लेम थ्रोअर को, वो बाहर के एनिमी फायर से, स्पेशली इन्फेंट्री के फायर से पूरी तरह सेफ है। इसी वजह से टैंक वाले फ्लेम थ्रोअर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते थे। तो ये तो कुछ बहुत बेसिक और बहुत कॉमन वेपन्स हैं जो कि 20th सेंचुरी में खासकर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इन्फेंट्री असॉल्ट में इस्तेमाल होते थे। ऐसा नहीं है कि बस यही वेपन्स थे, इसके अलावा भी और कुछ वेपन्स थे, कुछ और इक्विपमेंट थे, कुछ और टीम्स भी होती थी जो कि असॉल्ट में इस्तेमाल होती थी। फॉर एग्जांपल मेडिक्स को जनरली इंडिविजुअल स्क्वाड्स में उतना कॉमनली नहीं रखते थे, इनको
प्लेटून के साथ रखा जाता था। तो मतलब अगर आपके पास 3-4 स्क्वाड्स हैं तो उनके बीच में 3-4-5 मेडिक रहते थे। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए अपनी सारी रिसर्च की है इस एक किताब से। इसका नाम है वर्ल्ड वॉर 2 इन्फेंट्री असॉल्ट टैक्टिक्स। बहुत छोटी सी बुक है, 55-60 पेज है बस। पर इन्फेंट्री के असॉल्ट कैसे होते थे, उनकी प्लानिंग, उनकी मार्चिंग, कौन से फायर मनूवर को कैसे इस्तेमाल करते थे और कौन से वेपन्स इस्तेमाल करते थे, ये सब कुछ बहुत विस्तार से इस किताब में बताया है। अगर आप एक जनरल रीडर हैं तो शायद से ये किताब आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत नीश टॉपिक पे है। पर अगर आपको स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स में, बैटल फील्ड पे एग्जैक्टली कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट की जाती हैं, अगर इस सब में आपको इंटरेस्ट है तो ये किताब आपके लिए एकदम परफेक्ट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं इस किताब को। ये वीडियो एक, जैसा आप देख ही रहे हैं, बहुत ही नीश टॉपिक पे है। तो मैं थोड़ा अनश्योर था इस वीडियो को बनाते समय कि क्या मेरी ऑडियंस इस तरह की वीडियो के लिए रेडी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और अगर इस वीडियो पे ओवरऑल अच्छा रिस्पांस आया तो मैं ऐसे वीडियोस आगे और बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस सब के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वो वीडियो जरूर देखना जिसमें क्रिस प्रैट और जोको विलिंग बैठ के क्रिस प्रैट के उन मूवी सीन्स को रिव्यू कर रहे हैं जहां पे उसने कोई इन्फेंट्री असॉल्ट किया है। बहुत छोटी छोटी बारीकियों को उसमें जोको विलिंग पॉइंट आउट कर रहा है, जो कि मुझे पता नहीं थी। तो मुझे वीडियो बहुत पसंद है, आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा।